Hello and very good afternoon, everyone. Myself Adil Ashraf and I have done my BTech from NIT Srinagar in the Chemical Engineering Department. तो चलिए बेटा आज जो हम लेक्चर नंबर 4 को जो है डिस्कस करते हैं रे ऑप्टिक्स का। लेक्चर नंबर 3 तक जो है हमने कंसेप्ट ऑफ शेडो तक जो है वो कवर कर लिया था। वहां तक आई होप जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको देखने में भी बहुत मजा लगा होगा। आज का लेक्चर जो है उससे भी बेहतरीन और उससे भी हाई एनर्जी पे जो है मैं स्टार्ट करूंगा और इसमें जो है बहुत बेहतरीन चीजें कवर करेंगे जिन पे बार बार जो है नीट या जेईई मेंस या जेईई एडवांस में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है हमारे पास क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। सर ये एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है? तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन होता है हमारे पास जो रे है जिसको जहां से जाना था। फॉर एग्जांपल ये जो इंसिडेंट रे ये आ रही थी, ये जब इस मिरर के ऊपर पड़ेगी, ये जब इस मिरर के ऊपर पड़ेगी तो इसका क्या होगा? सर आप बोलोगे जैसे ही ये इस मिरर के ऊपर पड़ेगी तो सर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सर अगर ये एंगल जो है आई है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आप बोलोगे सर ये एंगल भी फिर आई ही होगा क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होते? बराबर होते। इस एंगल को हम क्या बोलते? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है सर। जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाया उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन हमने पढ़ा ये दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर। एंगल आई बराबर एंगल आर, तो मैं इन दोनों को आई आई लिख सकता हूं। क्या इतना क्लियर है? दैट मीन्स लाइट जो है वो पहले यहां से आ रही थी, अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट जो है सीधी चली जाती। लाइट क्या होती? लाइट सीधी चली जाती। लेकिन इस मिरर की वजह से ये लाइट जो है यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई। ये लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो गई। दैट मीन्स ये अपने इसको जाना कहां से था? इसको जाना था यहां से। ध्यान से समझना एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। इस रे को यहां से जाना था, इस रे को यहां से जाना था, लेकिन मिरर के आने की वजह से ये रे यहां से चली गई, ये रे यहां से चली गई। दैट मीन्स इसको जाना था यहां से और ये चली गई यहां से। दैट मीन्स ये इतना जो है अपने पाथ से क्या हो गई है? सर ये डिविएट हो गई है। इतना ये अपने पाथ से भटक गई है। इसको जाना इधर था और ये जा इधर रही है। दैट मीन्स इतना जो है ये अपने पाथ से क्या हो रही है? डिविएट हो रही है। दैट मीन्स इतना ये अपने पाथ से भटक गई है। इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। क्या समझ आ गया? दैट मीन जहां से रे जाना चाहती थी वो वहां से नहीं जा रही है, वहां से वो कितना भटक रही है, वो वहां से कितना भटक रही है, टर्न हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। क्या इतना समझ आ गया? आई होप ये तो अभी तक आपको एंगल ऑफ डेविएशन समझ आ गया होगा। लेकिन आप इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे? तो आप लिखो, हम क्या बोलेंगे? हाउ मच द रे हैज डिविएटेड, हाउ मच लाइट रे हैज डिविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। क्या इतना क्लियर है? पहले जो है आप ये डायग्राम जो है अच्छे से बना लीजिए, ठीक है, आपने बनाया होगा तो इसकी अब हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? शाबाश, हाउ मच, शाबाश, हाउ मच light ray, how much light has deviated, shabash, how much light has deviated, shabash, from its original path, अपने ओरिजिनल रास्ते से ये कितना भटक गई, इसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। शाबाश, it is denoted by डेल। इसको हम किससे दिखाते हैं? ऐसे, इसको डेल से दिखाया जाता है। ये हमारे पास जो है डेफिनेशन होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस की। कुछ बुकें ये भी लिखती है ये होता है कितना जो है इंसिडेंट रे ने या जो रे हमारे पास थी वो कितना टर्न हो गई, वो कितना टर्न हो गई रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की वजह से। लेकिन सबसे अच्छी डेफिनेशन मुझे यही लगती है ये हाउ मच लाइट हैज डिविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ से वो कितना डिविएट हो गई, उसी को हम क्या बोलते हैं? जो है डेविएशन एंगल बोलते हैं। क्या आपको समझ आ गया एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? हाँ सर, लेकिन सर इस एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी होगी? तो अगर आपने देखा होगा बचपन में आपने पढ़ा होगा, मैं एक बार रिवाइज करता हूं। क्या आपको दिख रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन है? हाँ सर, अगर आपको दिख रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन जो है ये पूरा एंगल जो है 180 डिग्री होता है। याद रखना
जब भी आपको स्ट्रेट लाइन बनते हुए दिखे दैट मींस ये पूरा एंगल कितना होगा 180। अब ये पूरा एंगल किससे बन रहा है सर, एक तो ये आई से बन रहा है सर, फिर ये आई से बन रहा है और ये बाकी चीज आपने डेल बोल दी। तो सर शायद आप ये कहना चाहते हो, क्या कहना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं एंगल आई, समझ आ गया, ठीक है सर, प्लस एंगल आई, फिर से एंगल आई, ठीक है सर, प्लस देखो यहां तक पहुंचने के कितना कवर किया एंगल आई, फिर यहां से एंगल आई, यहां से यहां तक कितना सर एंगल डेल, ठीक है सर। ये किसके बराबर होना चाहिए सर, ये होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। क्या आपको ये समझ आ गया, फिर से मैं एक बार, क्या आपको ये लग रहा है स्ट्रेट लाइन है, जब भी स्ट्रेट लाइन है दैट मीन इसके ऊपर जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो सर दैट मीन ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, सर ये कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है। आई प्लस आई कितना हो जाएगा सर, ये हमारे पास 2i हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है, प्लस सर ये तो डेल ही रहेगा इक्वल टू 180 डिग्री। क्या इतना क्लियर है, लेकिन मुझे क्या चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन, तो दैट मींस मुझे डेल चाहिए। तो डेल क्या मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये 2i इस साइड हो जाएगा। तो ये जो है मुझे फॉर्मूला मिल गया किसका, एंगल ऑफ डेविएशन का। लेकिन तो ये जो है आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें जो है या आई क्या होता है, या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। क्लियर हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला। लेकिन यहां पर देखिए रे क्या हुई, क्या ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। आपने देखा होगा जो घड़ी हमारे पास होती है उसके ऊपर ध्यान रखो, आपने जो होगा घड़ी का जो सुई होता है वो ऐसे चलता है, जो ऐसे चलने को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और अगर हम इसकी उल्टी दिशा में चले गए उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या समझ आ गया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ, क्या हम ऐसे चले, नहीं सर हम ऐसे चले, और ऐसे चलने को क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। दैट मींस ये फॉर्मूला हमें एंटी क्लॉकवाइज जो है देगा। शॉर्ट में आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको सिंपल जो है ये क्या आएगा हमारे पास, डेल का आंसर आता है 180 डिग्री माइनस 2i के बराबर आता है। क्या इतना आपको क्लियर समझ आ गया, आई होप जो है इतना समझ आ गया होगा। लेकिन जो है हम जो सवाल सॉल्व करेंगे वो हम इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। लेकिन कभी कभी वो स्टेटमेंट में आपसे जो है दूसरा जो है क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो आपसे पूछेगा क्या ये भी फॉर्मूला होता है। देखिए अगर हम इस तरीके से देखेंगे 180 डिग्री प्लस 2ib जो है वो इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन ये क्लॉकवाइज फॉर्मूला होता है। लेकिन हम जो है याद सिर्फ इसको रखेंगे सवाल करने के लिए, लेकिन ये भी इसका आंसर होता है। दैट मींस अगर वो आपको एक ऑप्शन ये देगा दूसरा ऑप्शन ये देगा और इनके ऊपर कुछ नहीं लिखेगा तो हमारे पास दोनों आंसर सही होंगे। लेकिन अगर वो ये ऑप्शन लिखेगा और इसको लिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये ऑप्शन लिखेगा इसको क्लॉकवाइज, तो भी ये दोनों आंसर सही होंगे। इसलिए हमें ध्यान से देखना है क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। लेकिन अगर सिर्फ वो एंटी क्लॉकवाइज पूछना चाह रहा है दैट मींस इसको लेंगे, या क्लॉकवाइज तो इसको लेंगे। ये क्वेश्चन के हिसाब से होगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, कोई क्वेश्चन होगा तो और हो जाएगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना, आई होप जो है इतनी चीजें आपको समझ आ गई होगी। लेकिन आप बोल रहे होगे ये 180 माइनस जो 2i तो आपने समझाया, ये 180 डिग्री प्लस 2i आया कहां से। तो देखो बेटा ये क्यों आया, तो ये क्या हो गया, यहां से क्या गए हम, यहां से हम गए एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं ना, इस रे को जाना यहां से था लेकिन ये गई इधर से, समझ आ रहा था। अभी तक मैं क्या कह रहा था, इसको इधर जाना था और गई इधर से, दैट मीन मैंने ये एंगल बताया, मैंने कहा ये एंटी क्लॉकवाइज इतना घूमी। लेकिन अब मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं ये क्लॉकवाइज घूमी कितना, इतना, क्लॉकवाइज कितना घूमी, इतना घूमी है क्लॉकवाइज। तो आप बोलोगे सर देखिए यहां से यहां तक तो 180 डिग्री हो गया सर, फिर आई दैट मींस 180 प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई 2i दैट मींस 180 प्लस 2i। वही तो मैं बता रहा था, दैट मींस जो है आपको ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद वो आपसे कंसेप्चुअली कुछ भी पूछे आप इसमें निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है अगर मैं यहां से जाऊंगा सर इस क्वेश्चन में ये मेरे लिए इधर क्या है सर एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज 180 माइनस 2i आंसर आ जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन का। सर इस क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे इसको आंसर देना चाहूं तो सर अगर मैं ऐसे घूमूंगा, कैसे घूमूंगा, मुझे ऐसे घूमना है, दैट मींस मैं घड़ी की तरह घूम रहा हूं, तो दैट मींस क्लॉकवाइज घूम रहा हूं सर, यहां से यहां तक 180 डिग्री, फिर आई दैट मींस 180 डिग्री प्लस 2i जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होगी, आई होप जो है ये चीजें आपको बहुत अच्छे से जो है समझ आ गई होगी यहां तक।
आप क्या करिए, पहले इन सारी चीजों को नोट करिए, इसके बाद मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर करवाऊंगा, सो दैट जो आपकी पकड़ जो है इनके ऊपर बहुत स्ट्रांग हो जाए, फिर आपसे कोई भी सवाल अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आपको उसको क्या तेज तो नाबूद कर सको। ठीक है, तो चलिए इसको अभी तक आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, तो चलिए अब जो है इन दो सवालों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो यहां पर जो है पहले बहुत सिंपल सवाल मैंने लिया है, आपको जो है इंसिडेंट रे दी हुई है। सर हमें कैसे पता चलेगा ये इंसिडेंट रे है? क्या आपको दिख रहा है एरो किस तरफ जा रहा है? मिरर की तरफ जा रहा है, देख लीजिए आने वाली रे है। जब भी आने वाली रे होगी तो मैंने आपको बोला था ये इंसिडेंट रे होती है। ठीक है सर, तो सर ये हमारे पास यहां पर क्या है सर, ये आपने मिरर लगाया है, तो अगर मिरर लगाया है दैट मीन टकराने के बाद सर जो ये जो रे है सर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है सर, सर अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो सर ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो मुझे इसमें पूछा है एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो सर देखिए अगर ये मिरर नहीं होता, लाइट यहां से जाती है, लेकिन सर लाइट चली गई है इधर से, तो सर दैट मीन सर ये जो रे है ये इतना डिविएट हुई है। सर कितना डिविएट हुई है? 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस टू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है सर? 30 डिग्री है। तो ये क्या हो गया? 60। 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कितना होता है सर? 120 डिग्री जो है ये रे कैसे घूमी है सर? ये एंटी क्लॉकवाइज घूमी है। तो अगर उसने पूछा डेल मुझे बताओ क्लॉकवाइज कितना घूमा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप ऐसे कर दो, क्या या तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे सर? हम आपने बताया उसके लिए हमें करना है 180 प्लस 2 इंटू 30, दैट मीन्स वो कितना हो गया? 180 प्लस 60 सर वो हो गया 240 डिग्री, लेकिन क्लॉकवाइज। तो लेकिन आपको इतना नहीं करना, हमेशा क्लॉकवाइज से इससे आप फॉर्मूला निकालिए, इस जो ये जो डेफिनेशन है इसी से आंसर निकालिए। 120 मिल गया, तो अगर आपसे वो एंटी क्लॉकवाइज पूछ रहा है तो डायरेक्टली आप क्या कर दीजिए? 360 में से जो आपका आंसर है उसको माइनस कर दीजिए। आपको जो है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरा आंसर आपको खुद ही जो है क्लॉकवाइज आंसर मिल जाएगा। क्या इतना क्लियर हुआ? क्या समझ आ रहा है अच्छे से? आई होप जो है ये सवाल आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं और कुछ सवाल लेकर आऊंगा, पहले जो है आप स्क्रीन को पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए। आई होप जो है आपने ये वाला सवाल जो है नोट कर लिया होगा। अब हम इस वाले सवाल पे आते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब हमें मिरर नहीं है, आप समझे ये हवा है और ये यहाँ पे वाटर है, दैट मींस ये बाउंड्री है। ठीक है, दैट मींस सर आपने हमें जो है लास्ट क्लास में समझाया था, अगर हमारे पास जो ये सरफेस है ऊपर एक मीडियम है दूसरा मीडियम होगा तो सर यहाँ पे दोनों चीजें होगा। सर ये जो लाइट आ रही है सर, ये जो लाइट आ रही है, ठीक है सर इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है सर, ये जितना एंगल नॉर्मल के साथ बनाएंगी सर उसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, मैंने उसको आई जो है नॉर्म दिया है। तो सर ये सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होते हैं उसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है सर, इस लाइट का जो है कुछ पार्ट जो है वापस रिफ्लेक्ट होगा, वो जो एंगल बनाएंगी उसको मैं एंगल आर बोलूंगा, दैट मींस वो मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है इतना? हाँ, लेकिन सर कुछ पार्ट जो है वो इस मीडियम को क्रॉस कर जाएगा और उसमें जो है थोड़ा बेंड आ जाएगा, इसीलिए ये थोड़ा इस तरफ मुड़ गया। ये बेंड जो है इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये हम रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मान लीजिए ये बेंड मान लीजिए थोड़ा जो है इस तरफ आ गया। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना डिवेट हुई, आप बोलोगे सर वो इतना डिवेट हुई, उसको जाना इधर था लेकिन वो जा इधर रही है। सर जो है हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है सर वो कितना डिवेट हुई है सर? 180 डिग्री में से माइनस करिए, ये दोनों बराबर होंगे, या तो आप सर 2i कर दीजिए या तो 2r कर दीजिए। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर। लेकिन सर ये कितना डिवेट हुई? देखो इस रे को जाना इधर था लेकिन रिफ्रैक्टेड रे किधर गई है? रिफ्रैक्टेड रे जो है इधर हुई है, दैट मींस मैं इसको डेल डैश बोलूंगा। क्या बोलूंगा? डेल डैश क्या है? मेरी रिफ्रैक्टेड रे, ये मेरी क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। डेल डैश मुझे क्या बता रहा है? मेरी रिफ्रैक्टेड रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिविएट हुई है। ठीक है सर, तो आपको एक कंसेप्ट मैं बताऊंगा, जितना एंगल इधर होता है, ये जो एंगल इधर होता है वो ये सारा एंगल होता है, दैट मींस आई जो है सर, जो आई है वो इस पूरे एंगल के बराबर है। सर इसमें डेल है और इसको मैं अगर खुद से आर डैश मान लूं, इसको क्या मानूंगा सर? मैं इस एंगल को आर डैश मानता हूं, इस छोटे से एंगल को क्या मानूंगा? आर डैश मानूंगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है सर। तो सर ये जो एंगल आई है सर ये इस पूरे एंगल को बराबर होगा। सर इस पूरे एंगल में पहले यहां से यहां तक मेरे को डेल डैश मिल रहा है,
ठीक है सर। सर फिर यहां से यहां तक पहुंचने में r डैश मिल रहा है, लेकिन सर मुझे डेल डैश चाहिए। डेल डैश अगर आपको चाहिए तो वो क्या मिलेगा, ये इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा i, इसको उधर भेजेगा माइनस r डैश जो है ये आपको जो है इसका मैग्नीट्यूड देगा। क्या आपको क्लियरली समझ आ रहा है? क्लियरली समझ आ रहा है, क्योंकि यहां पर दोनों चीजें एक साथ हो रही थी। यहां पे रिफ्लेक्टेड रे का डिविएशन मैंने बताया और यहां पे रिफ्रैक्टेड रे का भी मैंने जो है एंगल ऑफ डिविएशन आपको निकालना सिखा दिया है। आई होप जो है ये चीजें आपको क्लियर समझ आ गई होगी। और ऐसे क्वेश्चन हम जब रिफ्रैक्शन में जाएंगे तो तब वहां बहुत सारे सवाल करेंगे। अभी हम इस पैटर्न के यहाँ पे बहुत सारे सवाल करते हैं क्योंकि अभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। जैसे रिफ्रैक्शन में आएंगे तो वहां पर जो हम इस पैटर्न के बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को थोड़ा बहुत नहीं भी आया है तो भी मैं वहां पर रिपीट करूंगा, लेकिन आई होप जिस हिसाब से मैंने समझाया आपको समझ आना चाहिए। एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। क्या क्लियर है? इतना पहले आप जो है पॉज करिए स्क्रीन को और इतना नोट कर लीजिए, फिर जो है आगे कुछ और क्वेश्चन लेकर आते हैं। हाँ, तो चलते अब हम जो है थोड़ा जो है कभी कभी क्या जो है सवाल पूछा जाता है, जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, इसको हम रिफ्रैक्शन में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अब जो है अभी हमने ये चीजें पढ़ी ली है, अगर मैं अभी बता दूं तो ये ज्यादा अच्छे से जो है दिमाग में बैठ जाती है बच्चे को और उसको जो है इजी लगता है आगे समझना। ठीक है, इसलिए जो है हम इसको यहीं पे डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मेरा सीक्वेंस जो है आगे पीछे चलता है, लेकिन मैं उस हिसाब से बताता हूं जिस हिसाब से जो है बच्चे को बहुत ज्यादा या बहुत आराम से जो समझ आ जाए और उसे बहुत ज्यादा टाइम तक वो रिटेन रहे माइंड में। ठीक है, तो क्या मैंने कहा, देखिए कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो है जब लाइट टकराई इस मीडियम से, इसका कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हुआ। क्या हुआ? कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, और इसका कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में चला गया जिसको थोड़ा सा बेंड हो गया, यानी कि कुछ पार्ट जो है इसका रिफ्रैक्ट हुआ है। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ है। अब जो ये रिफ्लेक्ट हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछता है जो पार्ट का रिफ्लेक्शन हुआ है बताइए उसकी अब स्पीड जो यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट है क्या वो सेम रहेगी या वो चेंज होगी? यहां पर जो लाइट का वेवलेंथ है क्या वो सेम रहेगा या चेंज होगा? यहां पर जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी या चेंज होगा? इस तरीके का सवाल बार बार पूछा जाता है स्टेटमेंट या असर्शन रीजन के फॉर्म में, या कभी कभी डायरेक्टली भी पूछा जाता है। तो आने वाले साल्स में भी जो है आप देखोगे ऐसा सवाल आपके एग्जाम में देखने को एज डायरेक्ट मिलेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। और जो पार्ट यानी कि जिस पार्ट का रिफ्रैक्शन हुआ वहां पर लाइट की स्पीड सेम रहेगी या चेंज होगी? यहां पर जो है वेवलेंथ सेम रहेगी या चेंज होगी? यहां पर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी या चेंज होगी? लेकिन उसको समझने के लिए मैं आपको जो है पहले बता दूं स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम क्या होती है। यहां पर जो न्यू वी जो है हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? सर आप बोलोगे सर इसका कौन सा फॉर्मूला होता है? हमें तो पता है स्पीड ऑफ लाइट जब हवा या वैक्यूम में होती है तो सर वो c के बराबर होती है और उसकी जो है वैल्यू होती है 3 × 10⁸। लेकिन जब लाइट जो है पानी में चली जाती है या किसी और मीडियम में चली जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। दैट मींस स्पीड क्या हो जाती है? चेंज होती है। दैट मींस उसका कोई फॉर्मूला होगा, दैट मींस वही हम लिखने जा रहे हैं। अगर आपको वैक्यूम में चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है? वो c होती है। लेकिन अगर किसी मीडियम में मुझे स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है तो वो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन म्यू। सर ये म्यू क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। शाबाश, c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, शाबाश, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बहुत बढ़िया। सर ये म्यू क्या होता है? सर ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। देखो जो C है, मैंने क्या कहा, V जो हमारे पास है सर ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी? जैसे अगर लाइट हवा में है या वैक्यूम में है तो हम बोलते हैं इसकी स्पीड है 3 × 10⁸।
लेकिन जब यही लाइट पानी में चली जाती है या किसी और मीडियम में चली जाती है तो सर इसकी जो है स्पीड चेंज होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो है कम हो जाती है। सर क्यों होती है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट फिर वहां पर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि c डिवाइड बाय म्यू, c डिवाइड बाय म्यू होता है। दैट मींस सर c तो कांस्टेंट है लेकिन म्यू क्या होता है? सर ये म्यू जो है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सर, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। किसकी होती है? मीडियम प्रॉपर्टी, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। तो क्या कोई बच्चा जो यहाँ पे इंटेलिजेंट बच्चा होगा या कोई भी बच्चा होगा, क्या मुझे बोलेगा ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये किस पे डिपेंड करती है? इसका मतलब सर c कांस्टेंट है, ये म्यू पे डिपेंड करती है। इसका मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। इसका मतलब मुझे समझ आ गया। सर क्या समझ आया? स्पीड ऑफ लाइट जो होती है सर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज मीडियम डिपेंडेंट। सर क्या होती है? सर ये मीडियम डिपेंडेंट होती है, मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम डिपेंडेंट। दैट मीन सर जैसे ही मीडियम बदलेगा, जैसे ही मीडियम बदलेगा स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी सर? चेंज होगी। सर अब यहां पे बोलिए रिफ्लेक्शन में, सर रिफ्लेक्शन में क्या स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी? नहीं सर, जैसे लाइट आती है सर, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट किसी सरफेस पे टकराती है वो वापस अपने ही मीडियम में आती है। दैट मीन्स क्या हुआ? रिफ्लेक्शन में सर मीडियम जो है सेम रहता है। सर रिफ्लेक्शन में मीडियम रहता है सेम। सर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? मीडियम सेम रहता है। सर अगर मीडियम सेम रहा दैट मींस हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट भी क्या रहेगी सर? वो सेम रहेगी। दैट मींस यहां पे जो है स्पीड ऑफ लाइट, यहां पर जो है स्पीड ऑफ लाइट, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट शाबाश, स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स सेम। क्या रहेगी? स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्या इतना समझ आ रहा है? हाँ सर। लेकिन सर जिस पार्ट का रिफ्रैक्शन हुआ, सर रिफ्लेक्शन होता ही है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए। दैट मीन सर मीडियम चेंज हुआ। अगर मीडियम चेंज होगा स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी सर? चेंज होगी। सर यहां पर जो है, सर यहां पर मीडियम चेंज होगा। सर यहां पर मीडियम चेंज होगा। सर अगर मीडियम चेंज हुआ तो सर स्पीड ऑफ लाइट जो है, सर जो स्पीड ऑफ लाइट है सर वो भी यहां पर जो है सर चेंज हो जाएगी। क्या आपको क्लियर हुआ? यानी कि यहां पर जो है स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी। दैट मींस अगर रिफ्लेक्शन हुआ है स्पीड ऑफ लाइट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर रिफ्रैक्शन हुआ है स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? चेंज होगी। और अगर आपको पता होगा म्यू जो है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। दैट मींस ये हमेशा डिक्रीज होगी। जब ये दूसरे मीडियम में जाएगी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? अगर वो इससे ग्रेटर देन है, अगर ये जो है रेयर में या सिंपल याद रखिए म्यू होता है। अब वो डिपेंड करता है लाइट कहां से कहां आ रही है। अगर इसका म्यू ज्यादा है और इसका कम है तो फिर स्पीड बढ़ेगी, और अगर इसका म्यू कम है और दूसरे मीडियम, दैट मींस अगर ये उससे डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम मतलब पार्टिकल बहुत नजदीक हो गए तो लाइट को चलने में दिक्कत होगी, तो स्पीड यहां पर कम होगी। स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी या डिक्रीज होगी? ये हम पूरा डिटेल में रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे जो है इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको पहले ही ये चीजें क्लियर होंगी तो फिर वहां पे रिफ्लेक्शन में आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्या क्लियर रखना है? अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो स्पीड रहेगी सेम, क्योंकि मीडियम सेम है। अगर रिफ्लेक्शन होगा तो सर मीडियम चेंज होगा, और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम की प्रॉपर्टी होती है तो सर ये भी चेंज हो जाएगी। क्या इतना क्लियर समझ आ गया? हाँ सर, जो है ये चीज जो है आपको क्लियर समझ आ गई है। ठीक है, तो इतना पार्ट जो है ये हमारा कवर हो गया है। अब जो है दूसरी चीज के ऊपर हम जाते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा जगह देखना चाहेंगे, यहां पर उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड चीज हमारे पास होती है वेवलेंथ। क्या होती है सर? दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है सर? वेवलेंथ। क्या होती है सर? वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है सर। सर ये होता है लैम्डा। क्या होता है? लैम्डा। ठीक है, अगर आपको देखना है ये जो लैम्डा होता है, याद रखना ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि अगर मैं लैम्डा का फॉर्मूला लिखूंगा तो ये होता है पुराना लैम्डा कितना था, यानी कि अगर मुझे नया लैम्डा निकालना है किसी नए मीडियम में, एन लैम्डा यानी कि नए मीडियम में। फॉर एग्जांपल अगर लाइट यहां थी, अब जब ये इस मीडियम में आएगी तो मैं लैम्डा एन लिखूंगा। नया लैम्डा ये होता है पुराना लैम्डा, यानी कि लैम्डा ओल्ड को मैं सीधे लैम्डा लिखूंगा,
डिवाइड बाय म्यू होता है, इसको भी डिवाइड बाय म्यू होता है। दैट मीन सर लैम्डा तो भी यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन सर ये जो म्यू है ये चेंज होगा। अगर म्यू चेंज हुआ, म्यू किसका प्रॉपर्टी है, मीडियम का प्रॉपर्टी है, तो सर जो है हमें समझ आया जो सर वेव लेंथ होती है, सर वेव लेंथ भी क्या होती है सर, ये भी जो है सर मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। सर वेव लेंथ जो है मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ये कांस्टेंट नहीं होगा सॉरी, लेकिन ये जो है म्यू पे डिपेंड करता है। म्यू चेंज होगा तो ये जो है वेव लेंथ चेंज हो जाएगी। दैट मीन लैम्डा क्या है हमारे पास, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। दैट मीन्स अगर मीडियम चेंज हुआ तो लैम्डा चेंज होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होगी। अगर नहीं हुआ तो फिर सेम रहेगा। तो आप मुझे खुद बताइए, आप जब रिफ्लेक्शन होता है क्या मीडियम चेंज होता है, नहीं, मीडियम सेम रहता है। तो अगर मीडियम सेम रहता है दैट मीन्स मुझे समझ आ गया यहां पर लैम्डा क्या रहेगा सर, सेम रहता है। यहां पर वेवलेंथ क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन सर जैसे रिफ्रैक्शन होता है सर मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होने की वजह से सर यहां पर क्या होता है, यहां पर जो है वेवलेंथ मेरी क्या हो जाएगी सर, चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या इतना आपको क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो आई होप जो है इतनी चीजें समझ आ रही है। अब ये तो सबको समझ आती है, अब जहां पर दिक्कत होती है वो होता है फ्रीक्वेंसी। वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो जो है तीसरा पार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास क्या होता है सर, वो होता है फ्रीक्वेंसी। वो हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। चलिए मैं इसको स्मॉल एफ से फिलहाल लिखता हूं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी जो है ये मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी होती है सोर्स की प्रॉपर्टी। लाइट कहां से आ रही है, अगर मैं अभी देखूंगा सन से जो लाइट होगी उसकी अलग फ्रीक्वेंसी होगी, चाहे फिर वो पानी में चली जाए या हवा में रहे, दोनों बार उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। लेकिन अगर ये लाइट जो है सोर्स, अगर मैं देखूंगा अभी जो बल्ब चल रहा है इससे जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, और सन से जो फ्रीक्वेंसी उसकी अलग होगी। ये दोनों हवा में है, जो बल्ब से लाइट आ रही है वो भी हवा में, और जो सन से लाइट आ रही है, यहां पे देखिए जो बल्ब से लाइट आ रही है वो भी हवा में, जो सन से लाइट आ रही है वो भी हवा में। दैट मीन मीडियम सेम है, उसके बावजूद फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, मीडियम पे नहीं। सोर्स पे डिपेंड करती है, मीडियम पे नहीं। ये मैं अब आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन उस मीडियम में जो नई वेवलेंथ होगी। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होती है, अगर हम जनरल लिखे फिर लिखते हैं सी बाई लैम्डा, लेकिन अभी हम यहां पर देख रहे हैं अगर मीडियम चेंज हुआ है तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कितनी है सर, आप बोलोगे स्पीड ऑफ लाइट जो उस मीडियम में है सर वो होगी सी डिवाइडेड बाय म्यू, सी डिवाइड बाय म्यू। ठीक है सर, उस मीडियम में अब वेवलेंथ चेंज होगी, वो कितनी वेवलेंथ होगी सर, वो होगी लैम्डा। पहले कितनी वेवलेंथ थी सर, डिवाइड बाय म्यू, दोनों का म्यू और म्यू कैंसल, ये आ गया सी बाय लैम्डा। हवा में भी सी बाय लैम्डा और पानी में भी सी बाय लैम्डा, दैट मींस ये क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। दैट मींस सी भी जो है डिपेंड नहीं करेगा, और ये जो है पुराना वाला है जो यहां पे था, दैट मींस इन दोनों में से अब कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। इसीलिए हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि दोनों जगह जो है म्यू का असर पड़ रहा था, दोनों जगह म्यू क्या हो गया, खत्म हो गया। दैट मींस इसका मतलब आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। क्या पहला पॉइंट क्या आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, फ्रीक्वेंसी होती है मेरे पास सोर्स डिपेंडेंट, सोर्स डिपेंडेंट। ये किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है। सोर्स लाइट आ कहां से रही है उस पे डिपेंड करती है, नॉट मीडियम, नॉट मीडियम डिपेंडेंट, नॉट मीडियम डिपेंडेंट, नॉट मीडियम डिपेंडेंट। आई होप जो है ये क्लियर होगी, ये चीजें जो है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो है अब मैं क्या करता हूं, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा जो है यूज करता हूं। पहले मैं देखूंगा क्या ये कैमरा में दिख रहा है हमें, हाँ ये पार्ट भी कैमरा में दिख रहा है। तो मैं क्या चाह रहा हूं, एक ही जगह जो है, चल ठीक है पहले आप अपना नोट करिए, फिर जो है इसके बाद में इनको थोड़ा सा समराइज करके आपको बताता हूं। ठीक है, आप जो है स्क्रीन को पॉज करिए एक बार, और फिर जो हम आगे चलते हैं। वैसे चलिए हाँ, तो चलिए अभी तक हमने अब क्या सीखा है। तो अभी हमने क्या देखा सर, अगर रिफ्लेक्शन, अगर लाइट को क्या हो रहा है सर, अगर लाइट को सर रिफ्लेक्शन हो रहा है सर, क्या हो रहा है, अगर लाइट को क्या हो रहा है सर, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, अगर सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपको पता होगा जब रिफ्लेक्शन हो रहा है दैट मींस सर वहां पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, दैट मींस सर मीडियम हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है।
और सर जो भी मीडियम पे डिपेंड होने वाली क्वांटिटीज है वो सेम रहेगी। सर दैट मींस यहां पर जो है हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सर ये क्या रहेगी? सर ये जो है हमारे पास रहेगी सेम, क्योंकि मीडियम सेम इसलिए जो है स्पीड ऑफ लाइट भी सेम रहेगी। सर वेवलेंथ को क्या होगा? सर ये भी हमारे पास रहेगी सेम। सर फ्रीक्वेंसी को क्या होगा? सर फ्रीक्वेंसी को क्या होगा? फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे डिपेंड करती है। दैट मींस ये चीज भी हमारे पास क्या होगी? सेम होगी। क्लियर हुआ? ठीक है सर, ठीक है, समझ आ रहा है। अब सर रिफ्रैक्शन के ऊपर कुछ बताइए, रिफ्रैक्शन के ऊपर बताइए क्या हमने पढ़ा। जो रिफ्रैक्शन होता है, मैंने आपको कहा इसमें क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। दैट मींस सर मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो आप बताइए स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? बताइए स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सर वो चेंज हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? सर वो चेंज होगी। सर क्यों चेंज होगी? क्योंकि सर मीडियम चेंज हुआ। बहुत बढ़िया। सर क्या होगा वेवलेंथ को? सर ये भी चेंज हो जाएगी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ दोनों मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। बहुत बढ़िया। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रीक्वेंसी को क्या होगा? बच्चों को लगता है फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स पे डिपेंड करती है। तो अब एक बेहतरीन सवाल यहां पे बन सकता है, कौन सी चेंज है, कौन सी चीज है इन तीनों में से, स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में से, जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है वो सेम रहता है, चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में सेम रहती है? तो आई होप आपका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर देखेंगे रिफ्लेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ दोनों सेम रहते हैं और यहां पर चेंज होते हैं, लेकिन यहां भी फ्रीक्वेंसी सेम है और यहां भी फ्रीक्वेंसी सेम है। आई होप जो है आपको क्लियर समझ आ गया होगा। हो सकता है इन जो चीजों से डायरेक्टली इससे सवाल नहीं आएगा, लेकिन जो आप फिजिक्स का पेपर लिखोगे या आप केमिस्ट्री का पेपर जब लिखोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट, जैसे ओवरऑल एग्जामिनेशन जो आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे, उसमें आपको जरूर जो है इन बातों से सवाल देखने को मिलेगा, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसलिए जो है मैंने इसके ऊपर इतना ज्यादा टाइम जो है इन्वेस्ट किया है, क्योंकि मुझे पता है इससे जो है आउटकम आने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन होगा, और इससे जो है आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। काफी सारी चीजें आपको फ्यूचर में जो है बहुत इजी लगेगी अगर आप जो है इन चीजों को अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हो। तो ठीक है, आप स्क्रीन को पॉज करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम जो है और दो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन दोनों में आपको जो है एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है? एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड करना है। लेकिन इस बार जो मेरे पास लाइट है वो नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है। दैट मीन जो इंसिडेंट लाइट है वो किधर से आई? सर नॉर्मल के अलोंग आई। सर हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, लेकिन इस बार तो वो नॉर्मल से ही आ रही है। दैट मीन उसका एंगल कितना हुआ? सर 0 डिग्री हुआ। दैट मीन सर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया? 0 डिग्री आया। तो दैट मीन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो सर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री होगा। दैट मीन सर लाइट जहां से आई वहीं से वापस चली गई, जहां से आई वहीं से वापस चली गई है। क्या आपको दिख रहा है? जिधर से लाइट आई उसको फिर इधर से जाना था, लेकिन टकराने के बाद वो सीधे वापस चली है, क्योंकि ये मेरे पास मिरर है। क्या है ये? मिरर है। क्या इतना समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ सर। तो ऐसे जब भी लाइट नॉर्मल के अलाउंग आए, जब भी लाइट नॉर्मल के अलाउंग आए, ऐसे जो है इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। इसी को क्या बोला जाता है? सर इसी को बोला जाता है सर नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोला जाता है? नॉर्मल इंसिडेंस। सर नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है? लाइट नॉर्मल के अलोंग आकर जो है मिरर से टकराती है। तो सर दैट मींस इसमें जो है सर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 डिग्री होता है, और हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी 0 डिग्री होता है। तो सर इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? देखो लाइट आई, उसको जाना था इधर से और वो गई इधर से, तो सर डेल जो होगा सर वो 180 डिग्री -2i होता है। लेकिन यहां पे i क्या है सर? 0 है। दैट मींस यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ?
180 डिग्री आई, दैट मीन जहां से आई वहीं से वापस चली गई, तो हम बोल सकते हैं जो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन है वो नॉर्मल इंसिडेंस में देखने को मिलता है। तो हम क्या बोलेंगे, डेविएशन, शाबाश, मैक्सिमम deviation is occurred in normal, शाबाश, किसमें, in normal incidence, जो नॉर्मल इंसिडेंस है इसमें मैक्सिमम डिविएशन होता है, कितना, जहां से आई वापस वहीं से चली गई, दैट मींस एंगल ऑफ डिविएशन कितने, उसको जाना इधर से था वो एकदम पूरा मुड़ के वापस चली गई, दैट मींस एंगल जो है 180 डिग्री हो गया, दैट मींस एंगल ऑफ डिविएशन कितना आया। तो वो आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है, बताइए अगर लाइट नॉर्मल इंसिडेंस हुई, कोई फिगर नहीं देगा, सिर्फ बोलेगा जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है बताइए एंगल ऑफ डिविएशन कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल ऑफ आई भी 0, एंगल आर भी 0 होता है, तो दैट मींस 2i माइनस 0, तो 180 डिग्री आप आराम से जो है इसका आंसर दे सकते हो। लेकिन कभी कभी जो है और एक स्पेशल केस, ये हमारे पास दो स्पेशल केस होते हैं, ये भी हमारे पास स्पेशल केस होता है, ठीक है, और ये भी जो है हमारे पास स्पेशल केस नंबर 2, या तो इन पे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है या इन पे इनडायरेक्टली जो है सवाल आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाने की जो है संभावना होती है। सर समझ आ रहे हैं, चलिए आप बता रहे थे इसका कुछ होगा। देखिए अब मानिए अगर लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से आती है, किस तरीके से, यहां पर देखिए इस तरीके से अगर लाइट आती है, अगर लाइट जो है इस तरीके से आती है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे अगर लाइट इस तरीके से आती है तो सर ये हमारे पास जो है नॉर्मल है सरफेस का, तो सर इसने एंगल जो बनाया है 90 डिग्री बनाया है, तो सर हमें समझ आ रहा है एंगल आई जो है सर वो 90 डिग्री है, एंगल आई कितना है सर वो 90 डिग्री है, कितना है, अगर एंगल आई 90 डिग्री है तो हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड होते हैं, तो सर एंगल आर भी जो है सर वो 90 डिग्री होगा, तो सर 90 डिग्री कब होगा सर, फिर तो लाइट को सीधे ही जाना पड़ेगा, दैट मीन जैसे लाइट आई लाइट को जो है वैसे ही आगे जाना पड़ेगा, दैट मीन्स सर तभी जो है ये एंगल भी 90 डिग्री बनेगा, दैट मीन्स हमारे पास एंगल आर भी 90 डिग्री आ गया और एंगल आई भी 90 डिग्री आ गया, क्लियर है। तो सर अगर हम ध्यान से देखिए तो लाइट को सर इधर जाना था और सर लाइट जा भी वहीं से रही है, दैट मीन्स सर क्या ये कुछ डिबेट हुई है, नहीं, दैट मीन्स सर इसको जाना भी वहीं था और ये जा भी वहीं रही है, दैट मीन्स इसमें कुछ भी डिविएशन जो है वो नहीं होगा। तो आपसे सवाल पूछ सकता है ऐसा कौन सा केस है जिसमें हमें एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो 0 डिग्री मिलता है, तो इसी केस को हम नाम देते ग्रेजिंग इमरजेंस, क्योंकि ग्रेजिंग मतलब छू के चली जाना, ये सरफेस को एकदम छू कर चली जा रही है लाइट, तो जैसे आएगी वैसे ही निकल जाएगी, तो इसी को नाम देते हैं हम ग्रेजिंग इमरजेंस का, किसका नाम देते, ग्रेजिंग इमरजेंस का नाम दिया जाता है इसको, क्लियर हुआ। तो सर इसमें क्या होता है ग्रेजिंग इमरजेंस में, सर इसमें एंगल आई भी 90 डिग्री होता है और सर हमारा एंगल आर भी कितना होता है 90 डिग्री, तो सर अगर हम डेल निकालना भी चाहे फॉर्मूले से सर 180 माइनस 2i, आई ले लो या आर ले लो, दोनों 90 के बराबर, तो 2 इंटू 90 वे भी 180, तो आंसर आता है 0 डिग्री, तो दैट मीन जहां से लाइट आई वहीं से निकल जाती है, ऐसे केस को हम जो है ग्रेजिंग इमरजेंस का नाम देते हैं। क्या आपको नॉर्मल इंसिडेंस बहुत अच्छे से समझ आया और उसके बाद ग्रेजिंग इमरजेंस भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, ये दोनों चीजें समझ आई। जो ग्रेजिंग इमरजेंस है सर इसमें मिनिमम डेविएशन होती है, क्योंकि सबसे कम क्या हो सकता है 0 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं मिनिमम डेविएशन, शाबाश, मिनिमम डेविएशन, शाबाश, minimum deviation is occurred in grazing emergence, शाबाश, किसमें, in grazing emergence में हमें जो है मिनिमम डेविएशन देखने को मिलती है और मैक्सिमम डेविएशन हमें कब देखने को मिलती है, जब हमारे पास नॉर्मल इंसिडेंस होता है। क्या इतना क्लियर हुआ? आई होप ये चीजें समझ आ रही होगी। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम जो है कुछ और जो है धुरंधर सवाल लेकर आ जाते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम जो है इन दो सवाल को जो है डिस्कस कर लेते हैं। ये सवाल जो है ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको जो है इनको अच्छे से समझना है।
यहां पर जो है इस तरीके से हमें दो मिरर दिए हुए, एक मिरर ये है और ये हमारे पास दूसरा मिरर है। इन दोनों मिरर को हमने जो है परपेंडिकुलर रखा है, ठीक है। तो सवाल हमसे कह रहा है यहां पर जो इंसिडेंट रे पहले मिरर के ऊपर पड़ रही है, ठीक है। ये पहला मिरर है और ये जो है दूसरा मिरर है। पहले मिरर पे जो इंसिडेंट रे है वो कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो ऑब्वियसली इस पे पड़ेगी, इससे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर इस पे पड़ेगी और फिर चली जाएगी। तो हमें जो है नेट डेविएशन बोलना है, ठीक है सर। तो देखिए अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो सर ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। क्यों सर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो सर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो ये इस मिरर वन के लिए ये रे क्या है सर, ये इससे दूर जा रही है, ये इससे भाग रही है, तो सर ये इसके रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन अगर मैं इस मिरर को देखूं तो इसको लगेगी ये मेरे पास आ रही है, तो इसके लिए ये इंसिडेंट रे है, ठीक है सर, ठीक है सर। इतना क्लियर आ रहा है। ये एंगल 30 है तो आपको पता होगा ये पूरा एंगल होता है 90, ये पूरा एंगल होता है 90। अगर इतना 30 है तो सर रिमेनिंग एंगल होगा 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री। अगर ये 60 है, अगर ये कितना है 60 है, ये एंगल है 90। पूरा जो है ट्रायंगल में जो सारे एंगल्स का सम होता है सर वो 180 होता है। ये 90, ये 60, 90 प्लस 60 कितने हुआ, 150। तो सर ये एंगल 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 है तो सर ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। लेकिन मैं बार बार इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ध्यान से रखना। ये एंगल 30 है तो ये 60। तो देखो क्या ये उल्टा जड़ यहां पे बन रहा है। जब भी आपको ऐसा जड़ जैसा मिले, ये लाइन और ये लाइन अगर परपेंडिकुलर होगी तो जो एंगल इधर होता है वही एंगल इधर भी होता है, ठीक है सर। तो ये इसके लिए इंसिडेंट रे है सर, इसने कितना एंगल बनाया 60, तो फिर रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाएगी सर 60। आपको समझ आया, जितना इसने एंगल बनाया उतना ही एंगल वो भी बनाएगी। समझ आ गया सर। देखिए पहले तो इसको सर जाना चाहिए था इधर, जाना चाहिए था इधर, लेकिन यहां पर रिफ्लेक्शन होने की वजह से सर ये जो है, सॉरी सर, ये जो है इस पाथ से डिवेट हो रही है इस तरफ। सर मैं इसको डेल्टा 1 बोलूंगा, ठीक है सर। फिर जब ये इधर जा रही थी तो सर इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन सर ये डिवेट होके जा रही है इधर। तो क्योंकि ये मिरर 2 से हो रहा है तो मैं इसको डेल्टा 2 नाम दूंगा। क्या क्लियर है सर। यहां पर लाइट ऐसे आ रही थी और ये किधर मुड़ रही है सर, ये ऊपर की तरफ मुड़ रही है, इस तरीके से मुड़ रही है। ऐसे कौन मुड़ता है, ऐसे हमारा जो क्लॉक मुड़ जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट में ये भी इधर मुड़ रही है, ये भी इधर मुड़ रही है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में मुड़ रही होगी तो हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है सर। तो सर डेल नेट जो होगा सर वो आप कह रहे हो डेल 1 प्लस में डेल 2 होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मुड़ रही है। तो सर ये एंगल कितना होगा, देखिए डेल्टा 1 के लिए 180 माइनस इधर इंसिडेंट एंगल कितना है 30, सर 2 इंटू 30 कर दीजिए। क्या आपको समझ आया सर, क्या होता है 180 माइनस 2 थीटा। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री है। समझ आ गया, ठीक है सर। प्लस इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं सर। डेल्टा 2 के लिए सर फिर से फॉर्मूला लगाइए, 180 माइनस शाबाश 2, 180 माइनस 2। सर यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री है। क्या क्लियरली समझ आ रहा है, क्या आपको समझ आ रहा है, ठीक है सर। तो यहां से हमको दिख रहा है 180 में से 2 इंटू 30 हो गया 60, तो सर ये बच गया 120 डिग्री प्लस 180 में से 120 जाएगा, 180 में से 120। तो सॉरी यहां पे जो है थोड़ा आ रहा है, देखिए यहां पर जो है 180 में से 60 जाएगा तो सर ये बचेगा 120, ठीक है। 180 में से 2 इंटू 60 120, सर ये बचेगा 60 डिग्री। तो सर ये ओवरऑल कितना हो गया 180 डिग्री जो है वापस चला गया है। लेकिन ये क्या हुआ, दो डिविएशन के बाद, पहला डिविएशन इधर, फिर यहां पर दूसरा डिविएशन। अब कुछ बच्चों को डाउट आ गया होगा, सर वो बोलेंगे आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया लेकिन सर ये तो क्लॉकवाइज होता है। ध्यान से देखना, मैंने वहां पे क्या बोला, मैंने कहा ये डिपेंड करते हैं मिरर पे। आपको वो नहीं रखना है याद, आपको हमेशा आंसर निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है 180 माइनस 2i का फॉर्मूला यूज हमेशा करना है, हमेशा करना है। यहां पर जो है क्लॉकवाइज हो रहा है तो क्लॉकवाइज, अगर इसके उल्टा हुआ, अगर यहां पे ये लाइट ऐसे मुड़ जाती तो फिर मैं जो है तब भी मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ माइनस लगाता। हमेशा यही फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। वो जो मैंने सिर्फ वहां पे किस लिए बोला था, अगर दो ऑप्शन होते हैं, आपका जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है उसके लिए वो मैंने बोला था। अदरवाइज जो है सारे सवाल करने के लिए सिर्फ मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। और अगर उल्टा हो रहा होगा, देखो यहां पर भी क्लॉकवाइज, यहां पर भी क्लॉकवाइज, सीधे ऐड। अगर यहां उल्टा होता बस मैं इधर माइनस चिपकाता और कुछ नहीं करता। समझ आ गया, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपका ये डाउट भी।
तो सर ये क्या हो गया सर 180 डिग्री कैसे हो गया सर, ये दोनों क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज जो है ये डिवीट हो गया है। दैट मींस ये जो है उतना अच्छा डायग्राम नहीं बना है, दैट मींस जैसे ये आया वैसे ही ये यानी कि ये लाइन और ये लाइन असल में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। आई होप जो है ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब इसके जैसा जो है यहां पर हमारे पास दूसरा सवाल है, हमें कह रहा है यहां पर जो है आपका एक मिरर है और यहां पर आपका जो है दूसरा मिरर है और इन मिरर के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। कितना है सर, वो एंगल 60 डिग्री है और इसने एंगल कितना बनाया 30 डिग्री। तो इसमें भी हमें जो है नेट डेविएशन फाइंड करनी है। तो देखिए सर अगर ये 30 डिग्री पे आता है तो पहले तो सर मैं इधर क्या बनाऊंगा सर, नॉर्मल बनाऊंगा। सर नॉर्मल ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि इस मिरर के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। क्लियर, समझ आ गया, ठीक है सर। तो सर यहां से जो इंसिडेंट ये जो है रे रिफ्रैक्ट होकर सर इसके ऊपर टकराएगी। सर अगर ये एंगल 30 है तो सर ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। क्लियर है, तो अगर ये 30 है तो बाकी बचेगा कितना 60, क्योंकि पूरा होता है 90 डिग्री। अब ये नहीं बोलना ये 60 और ये 60, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है क्या, नहीं। अगर ये पैरेलल होती तो हम वो करते हैं, ठीक है। दैट मीन जनरल मेथड से जाना पड़ेगा। सर ये 60 ये 60 तो सर ये भी 60 होगा। क्यों, क्योंकि पूरे ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल्स का सम होता है 180। सर अगर ये 60 है ये भी 60 है 120 तो बचा कितना 60। तो सर लेकिन ये जो है सर ये है नॉर्मल, दैट मीन इसमें पूरा एंगल जो है यहां पर सर ये 90 होगा, उसमें से 60 इधर तक कवर हुआ है, दैट मीन इधर एंगल होगा 30 डिग्री। दैट मीन इस रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया 30 डिग्री। दैट मीन रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाएगी सर 30 डिग्री बनाएगी। क्या आपको इतना समझ आ गया? आई होप जो है आपको इतना क्लियर हुआ। बस अब जो हमें नेट डेविएशन निकालनी है, तो नेट डेविएशन निकालने के लिए सीधे यहां पर कैसे डेविएशन हो रही है सर, क्लॉकवाइज। तो लिख लीजिए सीधे 180 माइनस 2i 2 इंटू 30 होता है सर 60। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, शाबाश। सर यहां पर भी क्लॉकवाइज ही हो रहा है तो सर प्लस कर दीजिए। सर क्या करना है, यहां पर मैं नीचे लिखता हूं 180 माइनस सर यहां पर भी एंगल 30 ही डिग्री रहा तो सर 60 कर दीजिए। 180 माइनस 60 120 प्लस 120 सर कितना हो गया सर 240 डिग्री। सर कैसे, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, तो आंसर क्लॉकवाइज। डेल नेट जो है 240 डिग्री जो है यहां पर डेविएशन एंगल हमें मिला। क्लियर, समझ आ गया? आई होप जो है इतना आपको भी समझ आ गया होगा। इसको पहले आप नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए अब हम जो है और एक सवाल डिस्कस करते हैं। आई होप जो है आपको मजा आ रहा होगा ये सवाल लगाने में, क्योंकि जो है जनरली हम इनको आगे पीछे करते हैं। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं आपको अभी एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ा रहा हूं, जितने भी इसके ऊपर जो है सवाल बन सकते हैं, अगर मैं वो सारे सवाल आपको भी करवा दूं, एक ही जगह आपके पास नोट्स में लिखे होंगे, तो आपको रिवीजन करते समय जो है बहुत ज्यादा जो है इससे मदद हासिल होगी। तो ये सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल से मैं आपको कुछ सिखाना चाहूंगा। तो चलिए ये सवाल जो है कह रहा है यहां पर जो है मिरर 1 है, इसके ऊपर इंसिडेंट रे पड़ रही है और वो एंगल बना रही है अल्फा। तो अगर ये अल्फा है तो रिफ्लेक्ट होके जो रे गई सर वो भी एंगल कितना बनाएगी अल्फा बनाएगी। क्या इतना क्लियर आप लोगों को समझ आ रहा है? हाँ सर, ठीक है सर। सर ये रे गई इस मिरर से टकराई और फिर आ गई वापस, तो ठीक है सर इसने यहां पे कुछ एंगल बनाया होगा, मुझे नहीं पता है, मैं उसको बीटा मानता हूं। तो अगर इसने बीटा बनाया तो बाहर जाने वाली रे भी कितना एंगल बनाएगी सर बीटा बनाएगी। क्या इतना क्लियर समझ आ रहा है? हाँ सर। तो ध्यान से देखो क्या ये नॉर्मल है? हाँ सर। तो दैट मींस ये पूरा एंगल 90 होगा। सर यहां अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा सर, ये होगा 90 माइनस अल्फा। क्लियर समझ आ रहा है? हाँ सर। तो ध्यान से देखो सर, ये देखिए सर ये भी तो नॉर्मल है इस मिरर को। हाँ सर, दैट मींस ये पूरा एंगल यहां से यहां 90 होगा। सर अगर इतना बीटा है तो सर ये भी तो 90 माइनस बीटा होगा, 90 माइनस बीटा होगा। क्या क्लियर समझ आ रहा है? हाँ सर, ये चीज तो हमको समझ आ रही है। तो क्या मैं इधर से लिख सकता हूं, क्या आपको दिख रहा है ये एक ट्रायंगल है? हाँ सर। तो इनके इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180। हाँ सर। तो सर हम लिख सकते हैं थीटा, ठीक है, प्लस सर 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा प्लस ये वाला एंगल कितना है सर 90 माइनस अल्फा। सर ये किसके बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। थीटा, ठीक है, प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया सर 180 डिग्री हो गया, ठीक है सर, माइनस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। 180 क्या हो गया कैंसल, दैट मींस यहां क्या बच गया थीटा। सर माइनस अल्फा उधर जाएगा प्लस अल्फा, सर ये माइनस बीटा उधर जाके हो जाएगा प्लस बीटा।
दैट मींस मुझे जो है अभी थीटा की वैल्यू पता चल रही है अल्फा प्लस बीटा। मैं आपको इसमें एंगल ऑफ नेट एंगल ऑफ डिविएशन निकाल दी है, लेकिन जो है इनके टर्म्स में अल्फा बीटा के टर्म्स में निकाल, मैं कुछ दिखाऊंगा, इससे आप कुछ सीखोगे, वो मुझे एंड में आपको बताना है। क्या इतना समझ आ गया? थीटा मेरा अल्फा प्लस बीटा आ गया है, लेकिन अभी भी जो है कुछ चीजें जो है वो अभी भी जो है क्लियर नहीं हो रही है अब। लेकिन आंसर कैसे आएगा, आंसर कैसे आएगा? तो अगर मैं जो है अब क्या लिखूंगा, इधर से एंगल ऑफ डेविएशन को लिखने की कोशिश करता हूं। सर पहले यहां पे डिविएट होगा, सर रे पहले यहां पे डिविएट होती है, सर इसको डेल वन बोलेंगे, ठीक है सर। सर इस रे को जाना तो इधर चाहिए था और जा इधर रही है, तो सर इसको डेल्टा टू बोल दो। तो क्या मैं इधर लिख सकता हूं डेल्टा नेट जो है, क्योंकि दोनों बार क्लॉकवाइज हो रहा है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, डेल्टा वन प्लस में डेल्टा टू। इतना समझ आ रहा है? हाँ सर। सर डेल्टा वन जो है कितना होगा सर? सर वो होगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस, क्योंकि सर क्या है 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस सर है अल्फा, 2 अल्फा, ठीक है, प्लस कर दीजिए। सर डेल्टा टू क्या होता है सर? 180 डिग्री माइनस 2, सर एंगल ऑफ इंसिडेंस सर वो है बीटा। क्लियर है इतना? ठीक है सर। सर देखिए 180 होता है सर 360 डिग्री, ठीक है सर, माइनस सर 2 अल्फा माइनस सर 2 बीटा। क्लियर हो रहा है? इतना समझ आ रहा है? ठीक है सर। सर क्या है आपको दिख रहा है? 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस, अगर मैं इनमें 2 कॉमन निकालूं, क्या मुझे अंदर दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है सर? वो है थीटा। 360 माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह थीटा, तो दैट मीन जो डेल्टा नेट है वो मेरे पास 360 डिग्री माइनस 2 थीटा के बराबर आ गया है। काफी जगह जो है इसको एज ए ट्रिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन जो है डायरेक्टली निकालेंगे 360 माइनस ट्वाइस जो दो मिरर के बीच में एंगल है, जो दो मिरर के बीच में एंगल है, तो उसका यूज करके जो है आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन ये जो फॉर्मूला है तभी चल सकता है अगर सिर्फ दो रिफ्लेक्शन हुई, अगर ये रे फिर से जाकर इस पे टकराई, फिर आप नहीं निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। दैट मींस पहली प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ दो रिफ्लेक्शन के लिए जो है वैलिड है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, और एक तो ये सिर्फ दो ही रिफ्लेक्शन के लिए जो है आंसर देता है, और एक चीज आप कहां इसको जो है याद करोगे, हो सकता है आपको ये भूल जाए, और जब आपको ये भूल जाएगा दैट मींस फिर जो है आप इससे आंसर नहीं निकाल पाओगे। लेकिन जो मैंने मेथड आपको सिखाया, हो सकता है अभी जो है पहले आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जब आप मास्टर हो जाओगे ना, आप इस फॉर्मूला से तेज करोगे और जो भी सवाल आए वो आप करोगे। अदरवाइज अगर आप इसका जो है यूज करोगे, दैट मींस आपको जो है 100% कॉन्फिडेंस नहीं होगा इस फॉर्मूला पे। क्या पता यहाँ पे 3 रिफ्लेक्शन अगर हो गई, दैट मींस आंसर गलत हो जाएगा। और मैक्सिमम जो है एग्जामिनर क्या चाहता है, आपसे क्वेश्चन गलत करवाए, दैट मींस हो सकता है उसने वैसा ही क्वेश्चन दिया, दैट मींस इस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो 100%। ब्लाइंड भरोसा इस फॉर्मूला पे नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं जो मैंने मेथड सिखाया आप उसके थ्रू जाए। ये फॉर्मूला मैंने इसीलिए डिराइव किया ताकि आपको भी मैं दिखा दूं ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। लेकिन ये जो है हमेशा आंसर नहीं देगा। सर फिर क्यों आपने डिराइव करवाया? हो सकता है डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछ ले। अगर एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा तो फिर आप क्या करोगे? वहां पे आपको आंसर देना है ना, तो फिर सो दैट आप उसका भी आंसर निकाल पाओ। मैं आपको जो है जो हर एक तरीके से मास्टर करवा रहा हूं सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन जो छोटा सवाल जो है जो सारे कोचिंग सेंटर्स में किया जाता है वो भी तो मुझे आपको बताना है ना, सो दैट कि क्या पता वही आसान सवाल आ जाए, वो करेंगे आप पीछे हो जाओगे। आपको ये भी करना है और जो बेहतरीन सवाल खतरनाक होगा वो भी आप कर सको, ठीक है? तो सर ठीक है सर, दैट मीन सर इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा तो यूज करेंगे, इसका जो है अदरवाइज नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया सर। इसका क्या प्रॉब्लम है? ये जो एंगल होता है ये आपको पता होना चाहिए सर, ये होता है एंगल बिटवीन टू मिरर्स। एंगल बिटवीन टू मिरर, दो मिरर के बीच में जो एंगल है ये होता है। लेकिन सर हम इस पे ब्लाइंडली जो है इस पे जो है ट्रस्ट नहीं कर सकते, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते। सर क्यों इसके ऊपर हम ब्लाइंड ट्रस्ट जो है नहीं कर सकते? क्योंकि जो है सर पता नहीं है यहाँ पे 2 रिफ्लेक्शन हो रही है या 3 रिफ्लेक्शन होगी। दैट मींस ये ओनली वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर 2 रिफ्लेक्शन ओनली। ये सिर्फ 2 ही रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास आंसर देता है। क्या आपको समझ आया? नेट डेविएशन होता है 360 माइनस 2 थीटा,
यहाँ पे थीटा क्या होता है, ये होता है दो मिरर के बीच का एंगल। लेकिन इस पे हम ब्लाइंड भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है फॉर्मूला हमारा आंसर तभी जो है करेक्टली देगी अगर हमारे पास जो दो मिरर के बीच में सिर्फ दो ही रिफ्लेक्शन हो। अगर तीसरा रिफ्लेक्शन हो गया दैट मींस ये फॉर्मूला जो है आप तब यूज नहीं कर सकते हो। यहीं पे आपको मैं समझाऊंगा, पहले आप इसको नोट करिए, फिर जो हम यहां पर जो है एक जो है, चलिए मैं अब यहीं पे जो है उस सवाल को भी लेता हूं, तो जिससे आपको क्लियर समझ आएगा ये फॉर्मूला आप ब्लाइंडली क्यों यूज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए, ये हमारे पास जो है पहला मिरर है, क्या है, ये हमारे पास पहला मिरर है, और यहां पर मेरे पास जो है ये दूसरा मिरर है, ठीक है। इन दो मिरर के बीच में जो एंगल है वो अभी मान लीजिए 30 डिग्री एंगल है, ठीक है, 30 डिग्री इनके बीच में एंगल है। और यहां पर जो है यहां से मेरे पास एक लाइट आ रही है, क्या आ रहा है, एक इंसिडेंट लाइट यहां से आ रहा है, और वो एंगल बना रहा है 40 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 40 डिग्री वो एंगल बना रहा है, ठीक है सर। अब मुझे इसमें एंगल ऑफ डिविएशन निकालना है। तो सर अगर कोई बच्चा होगा जो ब्लाइंडली इस फॉर्मूले पे ट्रस्ट करेगा, वो बोलेगा सर मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं डेल्टा नेट जो है उससे फॉर्मूला निकालूंगा। डेल्टा नेट से सर एक लाइन में फॉर्मूला निकलेगा सर 360 में से 2 थीटा कर दीजिए -2, और एंगल बिटवीन द वेक्टर है सर, सॉरी दो मिरर के बीच में 30 डिग्री है, तो 360 -2 इंटू 30 होता है 60 डिग्री, दैट मींस आपको एंगल मिलेगा 300 डिग्री। और अभी मैं दिखाऊंगा ये आंसर गलत होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तब वैलिड है अगर सिर्फ दो रिफ्लेक्शन होता है। अभी आपको पता चलेगा यहां पर जो है 3 रिफ्लेक्शंस होंगे। पहले जो है मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा, नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। यहां से जो है इंसिडेंट रे आ गई, कितना एंगल बना रही है सर, 40 डिग्री एंगल बना रही है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे, अगर आप जो है इधर ध्यान से देखोगे, तो सर अगर इसने 40 बनाया है तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल कितना बनाएगी सर, 40 डिग्री एंगल बनाएगी सर। इसके बाद जो है वो जाकर जो है इस मिरर के ऊपर टकराएगी। नॉर्मल में थोड़ा बाद में भी बनाता हूं, अदरवाइज जो है आपको समझ नहीं आएगा। क्लियर है, अभी मैंने नॉर्मल नहीं बनाया। अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 40, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा सर, 40 होगा। सर अभी आपने बोला ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, अगर उसमें 40 चला गया दैट मींस रिमेनिंग एंगल हमारे पास कितना बच गया सर, 50 डिग्री जो है बच गया है, ठीक है सर। सर ये 30 है और ये 50 है सर, दैट मींस ये बचा हुआ एंगल हमारे पास कितना होगा सर, ये 100 डिग्री हो गया। सर ये क्या हो गया, ये एंगल आ गया 100 डिग्री। अगर ये एंगल आपके पास कितना आ रहा है 100 डिग्री आ गया, तो जो है नॉर्मल सर हमको पता है सर, जो नॉर्मल है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा सर। दैट मींस यहां से नॉर्मल तक 90 डिग्री है, और आपका पूरा एंगल कितना आ रहा है 100 डिग्री आ रहा है, दैट मींस ये बचा हुआ एंगल 10 डिग्री है सर। अगर ये 10 डिग्री है दैट मींस सर यहाँ पे और एक रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, और ये क्या हुआ पहला रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या हुआ सर दूसरा रिफ्लेक्शन। लेकिन इससे पहले क्या हो रही है, लाइट ऐसे नॉर्मल के इस साइड टकरा कर बाहर चली जा रही थी, लेकिन इस बार लाइट नॉर्मल के इस साइड टकराई है, और टकराने के बाद वापस यहां आ गई सर। यहां पर जो है अब हमारे पास तीसरा रिफ्लेक्शन हुआ, यहां पे 3 रिफ्लेक्शन हुए, दैट मींस अब ये फॉर्मूला से जो आपने आंसर निकाला है ये यहां पे नहीं चलेगा सर। ये एंगल देखिए, फिर से मैं समझाता हूं, ये 50 है, ये 30 है, ये पूरा एंगल है 100, ये पूरा एंगल है 100, लेकिन नॉर्मल के साथ एंगल बनता है 90, दैट मींस सर बाहर वाला एंगल है 10 डिग्री। कितना एंगल है सर 10 डिग्री। तो सर ये जो है सर, ये इसके लिए क्या है सर, इस मिरर 2 के लिए ये जो लाइट यहां से जा रही है सर, ये इसके लिए इंसिडेंट रे है। बहुत बढ़िया सर, ये जो राइट रे वापस आ रही है सर, ये इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे है सर। अगर इसने 10 डिग्री बनाया तो सर ये भी कितना बनाएगी 10 डिग्री बनाएगी। क्या इतना क्लियर समझ आ रहा है, हाँ सर। तो देखो ये पूरा एंगल अभी मैंने बोला 100, यहां से यहां 10, फिर 10, 20 खत्म हो गया, दैट मींस रिमेनिंग एंगल बच गया सर 80 डिग्री। कितना बच गया 80। ये ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये 80 है, ये 30 है, हो गया 110, दैट मींस ये बचा हुआ एंगल है 70। तो पूरा एंगल होता है नॉर्मल के साथ 90, दैट मींस ये एंगल बचा हुआ कितना है 20 डिग्री है, तो दैट मींस ये एंगल भी 20 डिग्री होगा। क्या आपको क्लियर समझ आ गया? आई होप जो है यहां तक अभी आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन यहां पर जो है उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए जो है मैं इसका दूसरा डायग्राम बनाता हूं अभी, फिर हम इसकी कैलकुलेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप ये वाला सवाल नोट करें। हाँ तो देखिए अब मैंने जो है इसको फिर से यहां पे बनाया, और एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। अगर ये एंगल 40 है तो सर ये एंगल भी कितना होगा 40 डिग्री होगा, तो सर रिमेनिंग एंगल आपके पास 50 डिग्री होगा। ये 50 है, ये ऑलरेडी मुझे वहां से कितना दिया था 30 डिग्री दिया हुआ था, क्लियर है।
50 और 30 हो गया सर 80 डिग्री। तो सर ये पूरा एंगल है मेरे पास 100 डिग्री। सर अगर पूरा एंगल 100 है, लेकिन अभी तक हमने पढ़ा है नॉर्मल के साथ बनता है 90, दैट मीन सर ये एंगल बचा होगा सर 10 डिग्री। कितना बचा होगा? 10 डिग्री। तो सर जो है वापस जो रे जा रही होगी, इंसिडेंट रे ने 10, तो सर ये भी कितना एंगल बना रही होगी? 10। सर ये देखिए ये पूरा एंगल है 100, सर यहां से यहां 10, यहां से यहां 20, तो सर बचा हुआ एंगल होगा 80 डिग्री। अब मैं छोटा वाला ट्रायंगल देख रहा हूं, ये 80, ये 30, 110, दैट मीन बचा हुआ एंगल होगा सर 70 डिग्री, क्योंकि 180 के बराबर करना है। सर अगर ये 70 है तो नॉर्मल के साथ बचा हुआ एंगल होगा सर 20 डिग्री, तो सर ये एंगल भी कितना होगा? 20 डिग्री। बस अब हम जो है निकालेंगे इसका नेट डेविएशन कितना हुआ। तो डेल्टा नेट जो है अब मैं लिख लेता हूं। सर यहां पे क्या हो रहा है? सर यहां पे जो है लाइट रे को जाना इधर चाहिए था, लेकिन मिरर की वजह से उसको इधर मुड़ना पड़ता है। दैट मींस यहां पे क्लॉकवाइज डिविएशन हुई है। क्या हुई है? क्लॉकवाइज डिविएशन। सर और कितना हुआ? दैट मींस मैं इसको डेल्टा 1 बोलूंगा, क्योंकि सर ये क्लॉकवाइज, इसको मैं प्लस मान के चलूंगा। ठीक है सर, यहां पे जब लाइट पहुंची तो सर इसको जाना इधर चाहिए था, लेकिन मिरर की वजह से इसको जाना इधर पड़ रहा है। लेकिन सर ये तो अब क्या हो गया? सर ये देखिए यहां पे क्लॉकवाइज हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज, और सॉरी यहां पे जो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया है ये, तो उसको मैं पॉजिटिव मानता हूं। सर यहां पे क्लॉकवाइज हुआ, यहां पे क्या हुआ? क्लॉकवाइज, तो मैं इसको माइनस मानूंगा, माइनस डेल्टा 2। सर इसके बाद लाइट यहां पे टकराई, तो देखिए लाइट को जाना इधर था, लाइट को जाना इधर था, लेकिन डिविएशन की वजह से जहां वो इधर रही है। सर ये क्या हो गया? सर ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो जब एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो यहां पे क्या था? सर यहां पे पहले लाइट इधर जा रही थी और मैं इसको इधर ले रहा था, तो इसको जो है डेल्टा 1। हाँ तो सॉरी, अब देखिए यहां पर क्या है, देखो ये जो है आप इसको देखो, ये ऐसे मुड़ रहा है, ये ऐसे मुड़ रहा है, इधर कैसे हो रहा है? इधर ऐसे, इसको जाना इधर चाहिए था और ये जा इधर है, ऐसे मैं समझाऊंगा। इसको जाना था लाइट को इधर, लेकिन मिरर की वजह से जा ये इधर रही है, तो इसको मैंने पॉजिटिव लिया। अब देखो यहां पे पहुंच गए, लाइट को जाना इधर था, लेकिन ये उल्टा घूमी, यहां पे ये ऐसे घूम रही थी, यहां ऐसे घूम रही, इसलिए माइनस लिया। अब लाइट आ ऐसे रही थी और इसको जाना इधर था, लेकिन ये जा इधर रही है, उल्टा घूम रही है, इसलिए मैं इसको भी माइनस लूंगा डेल्टा 3। तो सर इधर क्या होगा? सर 180 माइनस, सर आपका क्या होगा? 2 इंटू 40, 2 इंटू इंसिडेंट एंगल 40 है, 2 इंटू 40 हो गया सर 80 डिग्री। ठीक है सर, माइनस डेल्टा 2 कितना होगा सर? 180 माइनस, सर यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन 10, सर एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 है, तो 2 इंटू 10 हो गया सर 20। फिर से मैं करूंगा 180 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है सर? 20 डिग्री है, 20 इंटू 2 हो गया सर 40 डिग्री। तो इसको सॉल्व करो, 180 में से जो 80 जाएगा तो बचेगा सर 100, माइनस यहां पे बचेगा 160, सर माइनस यहां पे बचेगा 140। तो आप देखोगे यहां पे 100 माइनस इसको ऐड करोगे तो सर 300, तो ये मुझे माइनस 200 जो है बच रहा है। तो माइनस 200 बच रहा है मेरे पास। क्या बच रहा है? 200। और मैंने पॉजिटिव किसको माना था? ऐसे वाले डायरेक्शन को। ऐसा कौन सा डायरेक्शन होता है सर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो लेकिन ये तो माइनस आ गया, तो दैट मींस सर मैं इसको लिख सकता हूं 200, माइनस को हटा के 200, क्योंकि इधर मैंने क्लॉकवाइज बोला था, ये माइनस में आ गया, दैट मींस ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा है 200 डिग्री। तो 360 में से 200 घटाओ तो 160 भी मैं इसको बोल सकता हूं, लेकिन फिर वो क्लॉकवाइज 160, एंटी क्लॉकवाइज जो है 360, जो सॉरी 200 जो है, इसका आंसर आ गया। समझ आ गया? देखो यहां तक तो समझ आ गया होगा, माइनस 200 आ गया, क्योंकि देखो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया। ये कौन सा डायरेक्शन होता है? घड़ी जो है ऐसे घूमती है, दैट मींस मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, लेकिन फिर मेरा आंसर क्या है? माइनस आ गया। इसका मतलब जो है ये जो है उल्टा घूमा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। क्या हुआ है? माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। माइनस किसको मैंने दिया था? एंटी क्लॉकवाइज को, इसलिए ये माइनस 200 आ गया। इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा है? 200। तो अगर आपको एक पता चल गया, दूसरा सेंस निकालने के लिए आपको 360 में से वो माइनस करना है। 200 को 360 में से माइनस करेंगे तो 168 क्लॉकवाइज मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को जो है यहां तक ही आप स्टॉप करेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम रोटेशन ऑफ मिरर और जो मैंने आपको बोला था जो है वेक्टर फॉर्म के ऊपर जो भी सवाल करवाने थे वो करेंगे, और फिर जो हम ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।